वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब देखने वाले हैं व्याकरण की पुस्तक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक है, एकदम प्रमाणिक पुस्तक है और इससे आप अगर कोई भी क्वेश्चन क्लेम करते हैं तो वो मानना पड़ेगा उनको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम हिंदी भाषा देखेंगे और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस टॉपिक को बहुत ही एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि यहाँ से परीक्षा में पूछा जाता है और आपकी परीक्षा की दृष्टि व्याकरण काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा, इसके 6 पॉइंट हमें देखना है। भाषा का स्वरूप, भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय, हिंदी का नामकरण, हिंदी का क्षेत्र, हिंदी का महत्व, हिंदी की विशेषताएं। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हम भाषा का स्वरूप। ठीक है, अभी आप जब इसको पढ़ेंगे तब देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन पुस्तक को जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक ये है। भाषा की परिभाषा, सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना है। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों, भावनाओं और व्यक्ति को व्यक्त किया जाता है। भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है, फिर भी भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषाएं दी हैं, किंतु ये परिभाषाएं पूर्ण नहीं हैं। हम हर में कुछ ना कुछ त्रुटि पाई जाती है। आचार्य देवेंद्र शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप नोट कर सकते हैं, ये वाला पूछा गया है। देवेंद्र शर्मा की परिभाषा है, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय का या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, आचार्य देवेंद्र शर्मा की परिभाषा है, ये वाला पूछा गया परीक्षा में। ठीक है, यहाँ 3 बातें विचारणीय है। भाषा ध्वनि संकेत है, वह यादृच्छिक है, वह रूढ़ है। पहला है सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के जटिल मनोभाव को भाषा व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है। रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। सभी संकेतों को सभी लोग ठीक ठीक समझ नहीं पाते और न इनसे विचार ही सही व्यक्त हो पाते हैं। सारांश यह है कि भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, भाषा यादृच्छिक संकेत है। यहाँ शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं रहता। बिल्ली, कौवा, घोड़ा आदि को क्यों पुकारा जाता है, यह बताना कठिन है। इनकी ध्वनियों को समाज ने स्वीकार कर लिया है, इनके पीछे कोई तर्क नहीं है। आगे है तीसरा है भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं। परंपरा या युगों से इनके प्रयोग होते आए हैं। औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग लोग अनंत काल से करते आ रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इनका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, इसका कोई कारण नहीं है। ये प्रयोग तर्कहीन है। हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। भाषा मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की परिभाषा। मोस्ट इंपोर्टेंट, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। किसका है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास।
अगला है बाबूराम सक्सेना का परिभाषा। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। ये जितने भी परिभाषा दिए हैं इसमें से कोई एक पूछ सकता है उठा के, ठीक है। भाषा मनुष्य की उस चेष्टा व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। मंगलदेव शास्त्री की परिभाषा है। उपरोक्त परिभाषाओं से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है। भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक और बाह्य कार्यों के संचालन या विचार विनिमय में सहायक होते हैं। आगे है अगला, हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं, दूसरों से भिन्न होते हैं। भाषा के ध्वनि संकेत उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से वर्णों या शब्दों से व्यक्त होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या था, भाषा की प्रकृति। सभी देखना बहुत ही जरूरी है। भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। भाषा की प्रकृति, इसको देखते हैं। भाषा की प्रकृति, भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्रकृति, आंतरिक गुण, अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है, उसका विकास करता है, पर यह परंपरागत और अर्जित दोनों है। जीवंत भाषा बहता नीर की तरह सदा प्रचलित होती रहती है। भाषा के दो रूप हैं, कथित और लिखित। भाषा के कितने रूप हैं? दो, कथित और लिखित। हम इसका प्रयोग कथन के द्वारा अर्थात बोलकर और लेखन के द्वारा लिख कर करते हैं। देश और काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में बटी है। यही कारण है कि संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। भाषा वाक्यों से बनती है। भाषा पूछा जाता है, भाषा वाक्यों से बनती है। वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से। वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस तरह वाक्य शब्द और मूल ध्वनियों की भाषा के अंग हैं। व्याकरण में इन्हीं के अंग प्रत्यंगों का अध्ययन विवेचन होता है, अतएव व्याकरण भाषा पर आधारित है। आगे, भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप। हर देश में भाषा के 3 रूप मिलते हैं, बोलियां, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्र भाषा। जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में कर उसे बोली कहते हैं। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। ये घास पात की तरह अपने आप जन्म लेती हैं और किसी क्षेत्र में विशेष में बोली जाती हैं, जैसे भोजपुरी, मगही, ब्रजभाषा, अवधी आदि। आगे देखेंगे परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। जब हम किसी बोली को व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। जैसे खड़ी बोली कभी बोली थी, आज परिनिष्ठित भाषा बन गई है, जिसका उपयोग भारत में सभी राज्यों में होता है। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति का आधार बन पर राजभाषा का या राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को लांघकर अधिक व्यापक और सहायक होती है।
व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बनकर सारे देश में भावात्मक एकता में सहायक होती है। भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं, पर हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा का राष्ट्रभाषा या राजभाषा का गौरव प्रदान किया है। इस प्रकार हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है। रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रांसीसी, जर्मनी की जर्मन, जापान की जापानी। यहाँ अब दूसरा पॉइंट है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। यहाँ पर हमने देखा था 6 पॉइंट, इसके 6 भाग। भाषा का स्वरूप हमने देख लिया, अब आगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति। ठीक है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति देखेंगे। भाषा नदी की धारा की तरह चंचल है, वह रुकना नहीं जानती। यदि कोई इसे बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो यह भाषा उसके बंधन को तोड़ आगे निकल जाती है। यह उसकी स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है। हर देश की भाषा के इतिहास में ऐसी बात देखी जाती है। भारत एक प्राचीन देश है। यहाँ के लोग भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और लिखते आए हैं। संस्कृत इस देश की सबसे पुरानी भाषा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है यहाँ पे, संस्कृत सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत, जिसका व्यवहार हमारे पुरानी ऋषि मुनियों, विद्वानों और कवियों के समय किया जाता था। इसका प्राचीनतम रूप संसार की सर्वप्रथम कृति ऋग्वेद में देखने को मिलता है। सर्वप्रथम ऋग्वेद में संस्कृत देखने को मिलता है। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लेकिन देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। यह आर्य भाषा अनुमान है लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। हिंदी की इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारी है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारी है। इसकी उत्पत्ति की कथा निम्नलिखित है। भारतीय आर्य भाषा संस्कृत का इतिहास 3500 वर्षों का है। इस इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछा जाता है समय कितने भागों में बांटा गया? 3 कालों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इसमें से कोई एक पूछ लेगा कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय या फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल की समय। इसका हो जाएगा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से आज तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तीनों में से एक तो पूछा जाना तय है। ठीक है, इन 3 कालों का संक्षिप्त भाषिक परिचय इस प्रकार है। प्रथम काल के चारों वेद, ब्राह्मण और उपनिषदों की रचना हुई है, जो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। इन ग्रंथों की भाषा का एक रूप एक नहीं है। यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। भाषा का सबसे पुराना रूप कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद संहिता में पाया जाता है। भाषा का सबसे पुराना रूप ऋग्वेद संहिता में पाया जाता है। लोगों का कहना है कि वैदिक संस्कृत का सबसे पुराना रूप तब का है जब आर्य पंजाब में के आसपास निवास करते थे। फिर आर्य आगे बढ़े, इसी तरह वे पूरब की ओर बढ़ते गए और वैदिक भाषा का क्रमशः विकास होता गया। यह भाषा बोलचाल की नहीं, साहित्यिक थी, विद्वानों और मनीषियों की थी। दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत का उपयोग साहित्य में भी हुआ। इसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। लौकिक संस्कृत में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई? इसमें रामायण, लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि लिखे गए। पाणिनि और कात्यायन ने संस्कृत भाषा के बिगड़ते रूप का नवीन संस्कार किया, उसे परिनिष्ठित किया और पंडितों के लिए मानक रूप प्रस्तुत किया। विदेशी विद्वान हर्ली
ग्रियर्सन तथा वेबर ने इस संस्कृत को बोलचाल की भाषा नहीं माना, किंतु डॉक्टर भंडारकर और डॉक्टर गुड़े ने इस मत का खंडन किया है। सच तो यह है कि साहित्य की भाषा बोलचाल की भाषा से थोड़ी भिन्न होती है। इस दृश्य लौकिक संस्कृति भाषा बोलचाल की भाषा से निश्चित दूर थी, किंतु शिष्ट भाषा बोली से बिल्कुल अलग नहीं होती। दोनों का आदान प्रदान होता रहता है। प्रथम काल की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की कुछ भाषागत विशेषताएं इस प्रकार हैं। भाषा योगात्मक थी। शब्दों में धातुओं का अर्थ प्रायः सुरक्षित था। भाषा अपेक्षाकृत अधिक नियमबद्ध थी। भाषा संगीतात्मक थी। 3 लिंग और 3 वचन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पदों का स्थान निश्चित नहीं था। शब्द भंडार में तत्सम शब्दों की संख्या अधिक थी। दक्षिण के अनेक द्रविड़ शब्दों का उपयोग होने लगा था।